नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबरों के अंदर भी होती हैं कई खबरें जिनको समझने के लिए जरूरत होती है खबरों के लेंस की। पूरे दिन चली खबरों के अंदर का क्रक्स क्या है उसे समझना भी जरूरी है। उन्हीं खबरों के हर एक रंग को समझने के लिए स्वागत करती हूँ आप सभी का 9 PM स्पेशल में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे देश में हर साल लगते हुए सियासी जाम की, उस सियासी जाम के सेम पैटर्न की, उस जाम में नजर आते सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की और आम होते इस जाम से बिगड़ती देश की आर्थिक सेहत की। साथ ही बात करेंगे उस सच की जिसे दबाने की कोशिश लगातार जारी है। अगली खबर में हम बात करेंगे औकात की, 140 करोड़ देशवासियों की औकात में अंतर वाले अहंकार की। साथ ही औकात बताने वाले अधिकारियों की हकीकत भी हम आपको बताएंगे, जिसे शायद उन्होंने अपनी पूर्व पढ़ाई में नहीं पढ़ा, वरना उनके नाम के आगे लगे टाइटल में पूर्व ना लगता। इसके बाद बात होगी कट्टर ईमानदार नेता की, उनके सियासी नारे के पीछे छिपे असली सच की, और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे सियासत काम करती है, कैसे नेता ईमानदारी का चोला ओढ़ जेब में भ्रष्टाचार की डायरी छिपा कर रखते हैं। और आखिर में बात होगी जेल में होते भेदभाव और इसको लेकर आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की भी। आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, एक सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या हर मसले का हल हंगामा है? क्योंकि बीते कुछ सालों से देखा तो यही जा रहा है, हर बात पर हंगामा इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब आंदोलन भी हल्के लगने लगे हैं। 2011 में अन्ना ने आंदोलन किया। इस आंदोलन से जितने बदलाव नहीं आए, उससे ज्यादा नेताओं ने अपना करियर शुरू किया और वहीं से राजनीति में करियर बनाने वालों को एक शॉर्टकट भी मिला। वो शॉर्टकट था आंदोलन का। इस पैटर्न को देखते हुए देश में एक अलग ही जमात पैदा हुई। इनका बस एक ही काम है, कहीं पर कोई वर्ग सरकार की किसी बात से नाराज दिखे, तुरंत वहां पर पहुंच जाओ, फेक इंफॉर्मेशन फैलाओ, आंदोलन की आग को भड़काओ, नाराज वर्ग को सरकार से दूर कर दो, मीडिया से दूर कर दो और इस आग में इतना घी डालने का काम करो कि देश में जाम लगा दो। इस जाम को हमने सियासी जाम का नाम दिया है। पहले इस जाम को कस्बे में लगाया गया, मजा नहीं आया तो एक हाईवे पर लगाया, फिर बात नहीं बनी तो अब पूरे देश में जाम लगाने की कोशिश की गई। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल ताजा मामला है। फिलहाल 2020 से अगर हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले 2020 में CAA के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। दिल्ली का एक पूरा इलाका टापू बना दिया गया, सड़क बंद कर दी गई। सरकार ने कहा कि कानून का ड्राफ्ट तो अभी आया तक नहीं, तो ये सब किसी लिए। सरकार जवाब देते देते थक गई, लेकिन आंदोलन जारी रहा। आम लोगों को दिक्कतें होती रहीं। फिर 2021 का किसान आंदोलन तो किसे याद नहीं होगा। NH24 पर किसानों के बीच आंदोलन जीवियों ने कच्चे घर बना लिए। इन घरों से राजनीतिक भाषणों की बरसात भी खूब हुई। आखिरकार सरकार को कानून भी वापस लेना पड़ा, तब जाकर एक हाईवे खोला जा सका। 2022 में हिजाब पर खूब हंगामा बरपा और इसके बाद बीते साल पहलवानों ने आंदोलन किया। इसमें भी कई आंदोलन जीवी कूद पड़े और अब ड्राइवर्स की हड़ताल। देखिए, सबसे पहले एक बात तो मैं ये साफ कर दूं कि हम ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ नहीं। कुछ ट्रक ड्राइवर हैं जिन्हें कानून से समस्या बिल्कुल हो सकती है, उस पर बात की जा सकती है। किसी कानून का कभी यह मतलब नहीं होता कि वो किसी के खिलाफ हो। कानून का मतलब होता है न्याय करना। अब ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल शुरू नहीं हुई थी कि पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। सभी एक ट्रक ड्राइवर्स के हितैषी बन गए। कांग्रेस ने तो बाकायदा राहुल गांधी का ट्रक वाला फोटो और वीडियो वायरल करना भी शुरू कर दिया। ये सब हो ही रहा था कि कल तक किसान का नाम जपने वाले राकेश टिकैत अचानक से ट्रक ड्राइवर्स के मसले के सबसे बड़े जानकार बनकर सामने आए। आगे बढ़ें उससे पहले आप टिकैत साहब को भी जरा सुन लीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज हम बात कर लेते हैं जो ट्रक ड्राइवर है उनकी जो हड़ताल चली हुई है, जो सरकार एक काला कानून लेकर आई है। क्या यहाँ पे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां आएंगी जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में आएगी, उनकी साजिश है, या साजिश उनकी है जो बीमा कंपनी है उनकी साजिश के तहत ये हो रहा? तो ये तो हुई खबर और इन आंदोलन जीवियों की ब्रेन मैपिंग, लेकिन इन आंदोलन जीवियों से देश का कैसे नुकसान होता है आप जरा वो भी समझिए। देश में इस वक्त दो सबसे बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक कार्यक्रम इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट है, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, और दूसरा देश भर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। सूत्रों का कहना यह है कि इस मामले में सरकार को एक खुफिया अलर्ट भी मिला था। वो अलर्ट ऐसा था जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी, और उस अलर्ट में ऐसी आशंका जताई गई थी कि देश में कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग ट्रक, बस ड्राइवर हड़ताल को किसान आंदोलन की तर्ज पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में इन हड़ताल ने उग्र रूप लेना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के अलावा रेलवे ट्रैक पर भी भारी वाहन खड़ा करने का अलर्ट सामने आया। अगर यह हड़ताल आगे बढ़ती तो केंद्र सरकार के दो बड़े आयोजनों पर संकट मंडरा सकता था। एक, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और दूसरा गणतंत्र दिवस समारोह भी। देश भर से इस वक्त लाखों लोग अयोध्या पहुंचेंगे। हड़ताल के दौरान वहां पर जरूरी सामान और निर्माण से जुड़ी हुई वस्तुओं का पहुंचना मुश्किल हो जाता, और इस तरह के अलर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय सतर्क हुआ। फौरी तौर से अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक करनी पड़ी, और इसके बाद कुछ हद तक मामला शांत भी हुआ है। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। मतलब हड़ताल काफी हद तक खत्म कर दी गई है, लेकिन अभी भी आंदोलन जीवी लगातार इस आंदोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि अगर ये आंदोलन एक हफ्ता भी चला तो पूरे देश में पॉज एंड पैनिक बटन दब सकता है, पूरे देश में अफरा तफरी देखने को मिल सकती है। हमारे ट्रक ड्राइवर्स को भड़काने से हो सकता है कि आंदोलन जीवियों को थोड़ी बहुत फुटेज भी मिल जाए, लेकिन पूरा देश घुटनों पर आ सकता है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक सही खबर पहुंचाई जाए। सबसे पहले भ्रम पैदा करने वाले सवालों का जवाब आप सुन लीजिए। पहला सवाल आपके सामने रखती हूं। सवाल यह है कि क्या ट्रक ड्राइवर से होने वाले एक्सीडेंट्स में 10 लाख का जुर्माना देना होगा? इसका सीधा और सिंपल जवाब है नहीं। दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रक ड्राइवर से होने वाले एक्सीडेंट्स में 7 लाख का जुर्माना देना होगा? जवाब वही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि नए कानूनों में क्या ट्रक ड्राइवर्स के लिए कोई अलग कानून बना है? और इसका जवाब भी वही है, बिल्कुल नहीं। अब ट्रक ड्राइवर्स के बीच आंदोलन जीवियों की तरफ से फैलाई जा रही एक और फेक न्यूज का सच आप सुनिए। आंदोलन कर रहे ट्रक ड्राइवर्स ये कह रहे हैं उन्हें चिंता बस एक बात की है कि अगर गलती से या फिर कोई खुद ही ट्रक से भिड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें ही दोषी मानकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। अब आप इसका भी सच सुन लीजिए। जिस नए कानून की बात हो रही है उसमें 2 सब सेक्शंस हैं। पहला 106 पार्ट 1, सब सेक्शन पार्ट 1। एक्सीडेंट होने के बाद अगर व्यक्ति घायल को अस्पताल लेकर जाता है या फिर भीड़ के डर से वहां से निकलकर एक्सीडेंट की सूचना तुरंत पुलिस को दे देता है तो बीएनएस की धारा
106(1) लगेगी जो जमानती होगी और उसमें अधिकतम सजा 5 साल की होगी। दूसरा 106(2) अगर एक्सीडेंट होने के बाद व्यक्ति यहां से भाग जाता है और उसकी सूचना भी किसी को नहीं देता तो वो उस व्यक्ति की जान से भी खेल रहा है और कानून से भी। इस केस में उस पर बीएनएस की धारा 106(2) जो कि गैर जमानती होगी और 10 साल तक की सजा होगी, ये लागू रहेगी। दोनों ही मामलों में सजा को लेकर निर्णय कोर्ट करेगा। अब सवाल आता है फिर जुर्माना क्या होगा, तो इसका जवाब भी साफ है कि ये कोर्ट तय करेगा। आप जरा एक बात सोचिए कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जिन्हें काम मिला हो, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई हो, वो इस प्रोसेस में माचिस की तीली जलाकर अगर छोड़ दें तो होगा क्या? जवाब है वही होगा जो मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर एक मीटिंग चल रही थी और इसी बीच किसी बात से नाराज होकर शाजापुर के कलेक्टर किशोर कान्याल ट्रक ड्राइवर की औकात नापने के लिए बैठ गए। अब मुमकिन है कि ड्राइवर पेशे में डीएम की नजरों में छोटे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से लेकर आम जन तक सभी को समान संवैधानिक अधिकार है, यानी कि सभी बराबर हैं। फिलहाल सबसे पहले आप औकात नापने बैठे शाजापुर के पूर्व कलेक्टर को सुन लीजिए। कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं आएगा, सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम सब यहाँ पे अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो, समझ रखो। क्या करोगे तुम? क्या धोखा है तुम्हारी? यही तो चीजें है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। औकात क्या है तुम्हारी? यही सवाल है जो एक जिले का अधिकारी एक समान नागरिक से पूछ रहा है, लेकिन वो अधिकारी शायद ये भूल बैठे कि इस देश में हर एक व्यक्ति की औकात बराबर है। जब वो अपनी पर आता है तो औकात भी बता देता है और ऐसे में अपनी एक हरकत से पूर्व हो चुके डीएम साहब को आप सुनिए। जिन अजय भल्ला जी केंद्रीय गृह सचिव के नाम से आप जैसे डीएम कांपते हैं, उनको रातों रात बैठक कर स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ये औकात है उस ड्राइवर की। जिन सीएम को देखते ही आप यस सर करने लग जाते हैं, उन तक ड्राइवर की आवाज दमदार पहुंच जाती है। ये औकात है उस ड्राइवर की। और सुनिए अधिकारी जी, अगर ये ट्रक ड्राइवर बाकी सब ठप करके घर बैठ जाए तो दाना पानी मुश्किल हो जाएगा। ये औकात है उस ट्रक ड्राइवर की। फिलहाल सीएम मोहन यादव ने डीएम किशोर कान्याल को हटा दिया और ऐसे में शायद उन्हें ट्रक ड्राइवर की औकात पता भी चल गई होगी। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। सुना आपने प्रदेश के मुखिया को, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों को यह लगता है कि उप सचिव बनाकर डीएम को प्रमोट कर दिया गया। तो देखिए, ऐसा नहीं है, इसको शंटिंग कहते हैं। बिना किसी विभाग के सचिवालय अटैच, मतलब कि आप चुपचाप आइए, हाजिरी लगाइए, कागज पलटिए और फिर घर वापस चले जाइए। मतलब डीएम का जो जलवा माना जाता है वैसा कुछ नहीं है। इसे ठिकाने लगा देना भी कहा जा सकता है। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। और आज से करीब 12 साल पहले 2 अक्टूबर तारीख थी, भारतवासियों के लिए बेहद अहम दिन था। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को देश याद कर रहा था। इन दोनों महापुरुषों ने भारत को आगे बढ़ाने, ईमानदारी के रास्ते पर चलने और भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रेरणा दी थी। और इसी दिन अरविंद केजरीवाल देश के तमाम न्यूज चैनल्स पर एक साथ नजर आ रहे थे।
देश के तमाम राजनीतिक दलों को भ्रष्ट बता रहे थे, खासकर कांग्रेस और बीजेपी को, और ऐलान यह किया कि नई राजनीतिक पार्टी हम बनाएंगे। इस पार्टी का नाम रखा था आम जनता से जुड़ी पार्टी। आम जनता की सुनने और जनता के सपने पूरे करने वाली आम आदमी पार्टी। संसद का शुद्धिकरण करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सड़क का आंदोलन बंद हो जाएगा। अब आंदोलन सड़क पे भी होगा और संसद के अंदर भी होगा, दोनों जगह आंदोलन होगा। हमारा मकसद सत्ता लेना नहीं है, हमारा मकसद है कि संसद के अंदर जाकर जो सत्ता केंद्रित हो गई है उस सत्ता को इस देश के गांव-गांव, शहर-शहर और हर व्यक्ति के पास पहुंचाना। सत्ता को यहां से दिल्ली से खत्म करके इस देश के हर गांव तक पहुंचाना। सत्ता लेने नहीं, सत्ता को वहां से हटाकर जनता को देने के लिए जाना है अब हम लोगों को। आम आदमी पार्टी बनाते वक्त बड़े बड़े दावे हुए थे। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गरीबों की सरकार, गरीब आदमी की सुध लेने वाली सरकार, और न जाने क्या क्या कहा गया। और बदलते वक्त के साथ और भी नए नए जुमले जोड़ दिए गए। ईमानदारी के आगे कट्टर शब्द को जोड़ दिया गया। कहा यह गया कि आम आदमी पार्टी का एक नेता कट्टर ईमानदार है और उसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं। लेकिन जिसे भी कट्टर ईमानदार बताया गया वो एक एक करके भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की हवा खा रहे हैं, जिसमें कुछ नाम मैं आपके सामने रख देती हूं और तस्वीरों के साथ। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जो कि फिलहाल बेल पर बाहर है। ये तीनों भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहे हैं। सबसे पहले हवाला के आरोप लगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर, जो कि जेल मंत्री भी थे और जेल में रेप के आरोपी से मसाज करवा रहे थे। फिर मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार कहा गया, वो भी शराब घोटाले के आरोप में जेल में हैं। फिर संजय सिंह आए और दावे हुए कि उन पर एक आना भी हेरा फेरी का आरोप नहीं लग सकता है। नतीजा ये कि अभी वो भी जेल में है। जिसे जिसे कट्टर ईमानदार बताया गया वो फिलहाल जेल में है। अब आज की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और फिर उस खबर और खबर से जुड़े हुए किरदारों की डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। दिल्ली के शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी होनी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है और एक बार नहीं, ये तीसरी बार बुलाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। ईडी के जारी तीसरे समन पर भी आज केजरीवाल पेश नहीं हुए। एक लिखित जवाब भेजकर नोटिस को अवैध बता दिया। आम आदमी पार्टी अब इस मामले में कानूनी रुख अख्तियार करने की बात करती नजर आई। चूंकि कोई भी शख्स 3 बार ईडी का समन इग्नोर कर सकता है, ऐसे में अब केजरीवाल के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए कोर्ट का रुख भी कर सकती है। अब अरविंद केजरीवाल पूरे शराब घोटाले को ही फर्जी बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी को गंदी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। अब यहां से कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आम आदमी पार्टी को देने होंगे और जब तक जवाब नहीं मिलता भारत 24 के सवाल थमेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल को कैसे पता कि उनकी गिरफ्तारी होगी? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले ही उनकी गिरफ्तारी की जानकारी उनको कैसे थी? संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनकी भी गिरफ्तारी की जानकारी अरविंद केजरीवाल को कैसे थी? दरअसल कहीं ना कहीं दिल्ली में शराब नीति में गड़बड़ झाले का आरोप पुख्ता होता जा रहा है। तभी तो इन्हें पहले से पता है कि कौन और कब गिरफ्तार होगा। ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें कई जगह अरविंद केजरीवाल का नाम है। अब तक अरेस्ट किए गए आरोपियों में से कई ने केजरीवाल का नाम भी लिया है, तो पूछताछ होना लाजमी भी बनता है।